स्वागत है और आज हम लेकर आए करंट अफेयर्स इन जनरल स्टडी पार्ट 5। ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। मैथ्स के हो चुके हैं, इंग्लिश के हो चुके हैं। तो आप उनको देखना और उनसे सीखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर पास कर जाएंगे। और हमारी ये कोशिश है कि आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपके चांसेस जो हैं वो हाई हो सकें कि आप एग्ज़ाम में पास करें। हमारा फोकस इस बात पे है कि हम आपको उस तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकें जिस तरह का एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम्स क्लियर करें, तो आप भी फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। क्वेश्चन 1, विजय बदन लाल चौधरी बना भारत संघ केस किससे संबंधित है? ये हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में था। बेसिकली हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया था जिसमें जमानत के प्रोविजंस पर बात की गई थी। तो जमानत की जब प्रोविजंस बात आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जमानत के प्रोविजन बिल्कुल ठीक है। खैर इसके बारे में बाद में बताएंगे फुल डिटेल में। पहले आप आपको जो सही आंसर लगता है वो बताइए। और ख़ास बात यह कि आप, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 30 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं और आपको आंसर 30 सेकंड के अंदर ही बताना है, क्योंकि आप जो ये प्रैक्टिस करेंगे वही एग्ज़ाम में आपके काम आएगी। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना स्ट्रेस होता है कि आप कुछ भी नया नहीं सीख सकते हो। कुछ भी नया जो एक्सपेरिमेंट होता है वह कभी भी आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करनी है वो सब एग्ज़ाम से पहले ही चलते हैं और पहले ही सीखे जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। सीबीआई से रिलेटेड एक केस, या यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियाँ संशोधन अधिनियम यूएपीए एक्ट 2008, धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है धन शोधन निवारण अधिनियम। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। असम के बाद किस राज्य ने नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की घोषणा की? ऑप्शन मिजोरम, मणिपुर, बिहार, या इनमें से कोई नहीं। यह भी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में था और इसका सही आंसर है मणिपुर। हाँ, हम वो बात कर रहे थे जो पिछला वाला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि वो जमानत के प्रोविजंस की क्या बात थी। उसमें क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अगर इंग्लिश में बोले तो इसके जितने प्रोविजंस हैं जिसमें जमानत आपको मना की जा सकती है, असल में इसमें बहुत ही आसान प्रोविजन है जिनके कारण जमानत बिल्कुल मना की जा सकती है। ऐसा हमेशा पहले नहीं था। पहले हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत एक तरह का अधिकार है और जब तक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो किसी की जमानत को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन पीएमएलए में जस्ट उल्टा है, जमानत रोकना बहुत आसान है, देना मुश्किल है। उसके खिलाफ एक्चुअली जो थी कई सारी लिबरल पार्टीज़ और जो एक्टिविस्ट है वो कोर्ट में गए थे, बट वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि पीएमएलए के जो प्रोविजन है बिल्कुल सही है। इससे हमारी थोड़ी सी किरकिरी भी हो रही है अगर बात करी जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर। हालांकि हमें स्ट्रॉन्ग लॉज की ज़रूरत है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। अदरवाइज जो है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो छवि है, जो हमारी इंडिया की जो इमेज बनी है, उस पर बहुत गहरा धक्का लगता है और उससे जो इंडिया के जो लोग विदेश जाते हैं या इंडियंस जो विदेश में रहते हैं उनको काफ़ी असर पड़ता है। इनफैक्ट बिजनेस वगैरह पे भी काफ़ी असर पड़ता है। खैर, अभी देख लीजिए असम के बाद किस राज्य नागरिक को रजिस्टर बनाया? आंसर है मणिपुर। मणिपुर में क्या हुआ है कि अभी एक विधेयक पारित किया गया, वहाँ की जो असेंबली थी विधानसभा उसने पारित किया, रेजोल्यूशन पारित किया है। बेसिकली जैसे संकल्प प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन है। आप मुझे बताइएगा प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन क्या होता है, मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये याद कर सकते हैं कि आपने पहले क्या पढ़ा था तो फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जो है मणिपुर में पास हुआ है कि एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाए जो असम में पहले से ही लागू और किसी राज्य में इस वक्त नहीं है। दूसरा, इस बार क्या हुआ कि अलग अलग जाति के लोग जो मणिपुर में जो वैसे आपस में काफ़ी उनमें मतलब कह सकते हैं टकराव रहा है, टकराव की स्थिति रही है, बट इस मामले में एक है कि मणिपुर से जो दूसरे लोग हैं जो बाहर से लोग आए, ख़ासतौर से ये म्यांमार वगैरह से, जैसे म्यांमार के अंदर जो है सेना ने सत्ता संभाली है और वहाँ पर अत्याचार बढ़ गए, तो वो लोग भी काफ़ी मणिपुर में आ गए। तो उसके खिलाफ वहाँ के लोग हो गए कि हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे, मतलब मणिपुर के जो ओरिजिनल लोग हैं वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे, तो इसके खिलाफ ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया जाए। मैतेई जनजाति किस राज्य में मिलती है? ये भी करंट अफेयर्स में बहुत चल रहा है। जनजाति तो वैसे तो इंडिया में बहुत है, लगभग 700-800 जनजातियाँ हैं, बट करंट अफेयर्स में जो जनजाति का नाम आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना लगभग 80 to 90% रहती है। ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, बिहार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है
मणिपुर। मैतेई जनजाति और नागा जनजाति बेसिकली मणिपुर की जनजातियाँ आपस में टकराव है, लेकिन ये अभी जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इसमें ये दोनों जनजाति के लोग साथ आ गए। क्वेश्चन 4, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला महानिदेशक की नियुक्ति की है, उनका नाम बताएं। 80 साल के इतिहास में आप देख रहे हैं CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको कहते हैं। ये आज़ादी से पहले का संगठन है, 80 साल पुराना। हमारी आज़ादी कितने साल हुए ज़रा बताना। तो उससे पुराना संगठन है, तो उस पर पहली बार महिला महानिदेशक बनी है, उसका नाम आप बताइए। तो इसका ऑप्शन देख लिए, एन कैल्सिविक, एलिसा, मॉस्ट्रो मोनाको, एन राजेश्वरी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन है एन कैलाई सेल्वी। क्वेश्चन 5, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इससे रिलेटेड एक विधेयक अभी लोकसभा में पारित हुआ है, जिसमें बात की गई है कि इसको ट्रेडिंग के कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात की गई है, मार्केटाइजेशन के बारे में बात की गई है। तो उससे के कारण ये न्यूज़ में, तो आपको सिर्फ साल बताना है। 2099, 2001, इसका सही आंसर है 2001। लोकसभा ने हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, जो कार्बन क्रेडिट बाजारों की स्थापना का प्रावधान करता है और बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के तहत लाता है। यानी जितने भी बड़े भवन होंगे अब उनमें एनर्जी कंजर्वेशन के कोड जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। यानी उनका जो भी डिज़ाइन वगैरह बनेगा वो उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन किया जा सके। बेसिकली रोशनी की व्यवस्था ज़्यादा हो, ताकि एक तो धूप अच्छी से मिल सके, हवा के आने जाने की व्यवस्था ज़्यादा हो, ताकि आपको AC वेसी चलाने में ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। क्वेश्चन 6, राष्ट्रमंडल खेलों के 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं अभी, पहले तो आप बताइए कहाँ पर हुए, जगह का नाम मुझे बताइएगा, और दूसरा से मस्कट कौन है ये बताइएगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें क्या है, और वैसे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल खेलों पे एक अलग से अब चूँकि ख़त्म हो गए, तो इसमें पूरी एक सीरीज़ आएगी राष्ट्रमंडल खेलों की, जो कि आपको राष्ट्रमंडल खेलों के लिए तैयार करेगी। होता क्या है कि राष्ट्रमंडल खेलों में इंडिया बहुत सारे पदक जीतता है, तो इसमें खिलाड़ियों के नाम पूछे जाने की संभावना कम रहती है। मेन खिलाड़ियों की फिर पूछी जा सकती है जिन्होंने गोल्ड जीते हैं, बाकियों की कम रहती है। लेकिन इससे दूसरे तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, जैसे कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते, या मस्कट कौन था, कहाँ हुआ, इंडिया के किस जो खिलाड़ी ने जो सेरेमनी थे उसमें फ्लैग लेके चले, या लीडर का रोल निभाया। तो ये सब चीज़ें। तो इसका सही आंसर है 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज इतने जीते, यानी सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज मेडल जीते। अगर आपसे पूछे संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सा जीता, तो ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक सबसे ज़्यादा जीते संख्या में, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। लेकिन वैसे जो गोल्ड जितने जीतता है उसके हिसाब से पोजीशन आती है। भले ही आप सिल्वर 100 जीत जाए, ये ब्रॉन्ज 300 जीत जाए, अगर गोल्ड आपने एक ही जीता है तो आपकी एक गोल्ड के हिसाब से पोजीशन बताई जाएगी अंक तालिका में क्या रहती है। हाल ही में किस एयरलाइन ने अपनी शुरुआत की? एक नई एयरलाइन आई है, नई एयरलाइन अपनी सर्विसेज शुरू करी है इंडिया के अंदर, बनी है, मतलब पहली बार ही बनी है। तो इसका ऑप्शन देख लेते, गगन एयरलाइन, आकाश एयरलाइन, नभ एयरलाइन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका आकाश एयरलाइन। क्वेश्चन 8, चीता को फिर से किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया जा रहा है की संभावना है? तो इसका ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। चीता को बहुत टाइम से कोशिश चल रही है कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि इन चीता जो इंडिया में आ रहे हैं वो बेसिकली अफ्रीका से आ रहे हैं और काफ़ी अंदर है इंडिया के और अफ्रीका के एनवायरनमेंट में। इससे थोड़ा सा जो कंजर्वेटर्स होते हैं या जो एक्टिविस्ट होते हैं वो थोड़ा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इसमें, किसकी सफलता की संभावना कम है, आप इंडिया में लाने से मर जाएंगे। लेकिन इंडिया का टेम्परेचर देखा जाए तो मोर एंड लेस ट्रॉपिकल टाइप रहता है, तो मुझे लगता है कि इंडिया में इनके बचने की संभावना ज़्यादा रहेगी और सर्वाइव ये कर जाएंगे। भारत ने एक डैश साझेदार के रूप में संयुक्त समुद्री बल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के साथ सहयोग किया है। तो सहयोग किस तरीके का है ये बताना, साथी सहयोगी, पूर्णकालिक साथी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एसोसिएट पार्टनर के तौर पर। असल में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स एक यूएसए की जो कहते हैं ग्रुप है, यूएसए की ग्रुपिंग है, जिसका हेड यूएसए की जो नेवी फ्लीट होती है यानी नौसेना होते हैं उसके जो कमांडर होते हैं वही उसको संभालते हैं। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का जो हेडक्वार्टर है बहरीन के अंदर है और ये 34 देशों की ग्रुपिंग है। और इसमें आपको खास बात बताऊँ, पाकिस्तान इसमें फुल टाइम मेंबर है। इंडिया ने पहली बार ऐसे एसोसिएट पार्टनर या किसी भी तरीके से इसमें हिस्सा लेने जा रहा है, इंडिया ऑपरेशन करेगा। और ये हिस्टोरिकल कोऑपरेशन है, इंडिया पहली बार ये करता है, इससे पहले कभी नहीं किया।
इसमें कुछ हद तक हमारी जो देश की अंतर्राष्ट्रीय चिंता है, खासतौर चीन, वो उसकी झलक दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि चीन ने जिस तरह से हमला किया था इंडिया पर, आपको गलवान घाटी का हमला पता ही हुआ 2020 में हुआ था, तो वो इस तरह की पुनरावृत्ति हो तो इंडिया एक जो इंटरनेशनल ब्लॉक है उसके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे पहले क्वाड इनएक्टिव हो गया था, अब इंडिया ने क्वाड भी एक्टिव कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सरसाइज होनी है, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कई चीज़ें इंडिया इस वक्त कर रहा है, और ख़ासतौर से चाइना, ये एक तरह से कोशिश है चाइना या उन देशों के खिलाफ जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं कि इंडिया भी एक ग्रुपिंग का हिस्सा बने, ताकि जब इंडिया को ज़रूरत हो तो उसका वो एक्सपीरियंस और उनसे मदद मिल सके। ये पूरी डिटेल्स है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। इंडिया 2+2 अप्रैल के अंदर ये डिसाइड हुआ, CMF का एक एसोसिएट पार्टनर बनेगा। बहरीन की ये ऑर्गेनाइजेशन है, बहरीन में बेस्ड मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है। ये US सेंट्रल कमांड फोर्स में बहरीन में एक लाइजेंस ऑफिसर बैठेगा। कमांड मेटार फोर्स इज ए मल्टीलेटरल नेवल पार्टनरशिप टू प्रमोट सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 3.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ इंटरनेशनल वाटर। ये इंटरनेशनल वाटर के अंदर बात करेंगे, यही होता है जो भी कोई देश होता है उसकी जो बाउंड्री होती है, ज़मीनी बाउंड्री होती है, उससे 12 किलोमीटर तक का एरिया उस देश का ही माना जाता है। 12 नॉटिकल माइल्स होता है बेसिकली, उसको बोलते हैं। और उसके बियॉन्ड जो है इंटरनेशनल वाटर की शुरुआत होती है। ये 34 मेंबर्स की ग्रुपिंग है। US के नेवी वाइस एडमिरल इसके चीफ होते हैं, और अलग अलग फ्लीट है। US की 5th फ्लीट यहाँ पर रहती है। इसमें इस US के अलग अलग 7th फ्लीट है, 3rd फ्लीट है। ये अलग अलग महासागरों में, अलग अलग ओशंस में, अलग अलग कंट्रीज़ के आसपास रहती है। तो ये जो बहरीन के पास में रहती है, US की 5th फ्लीट रहती है। 3 टास्क फोर्स है, CTF 150, काउंटर CTF 151, CTF 152। अगर आप UPSC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके ज़्यादा काम आएगी, अदरवाइज फर्स्ट ग्रेड में कुछ खास ज़्यादा नहीं है इसका। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, पहली बार अमेरिकी नौसेना का एक जहाज चेन्नई के कट्टुपल्ली में लार्सन टुब्रो शिपयार्ड में मरम्मत संबंध सेवा के लिए भारत पहुंचा। देखिए ये भी हिस्टोरिकल है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि US का कोई शिप इंडिया में रिपेयर के लिए आया हो। तो कौन सा आया पहले हम ये देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन है, अब्राहम लिंकन है, इंडियानापोलिस है, इनमें से कोई नहीं। ये सब US के जो शिप्स है, नेवी शिप्स है, नेवल शिप्स है, उनके नाम है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा है वो। इसका सही आंसर चार्ल्स ड्रू आया है, और ये पहली बार हुआ है कि US का कोई भी शिप इंडिया में रिपेयरिंग के लिए आया। कुछ चीज़ें क्या होती है, दिखाई जाती है, और कुछ चीज़ें होती हैं। अब ये उनमें से जो दिखाई जाती है लेकिन हो नहीं रही। असल में US की शिप्स को इंडिया में रिपेयर की कोई, मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत है नहीं। ये एक तरीके से क्या होता है कि जैसे इंडिया मान लीजिए US के शिप्स को ज़्यादा अलाउ करेगा तो चाइना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करेगा, पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा, ये तो इसको इस तरीके से घुमा के दिखाया जाता है कि इस काम के लिए आना है, तो किसी रिपेयर के लिए आ रहे हैं। अब रिपेयर में तो इंडिया मदद करेगा, तो इसमें क्या होता है, दूसरे देश भी जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो होता है उसको एक तरीके से टैकल करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हमन टोटा पे भी एक चाइनीज़ शिप आ रहा था, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि वो ट्रैकिंग के लिए आ रहा है, आपको उस चाइनीज़ शिप का नाम बताना है। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि अमन टोटा में जो चाइनीज़ शिप आ रहा है, हालांकि आज के जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मना कर दिया गया है और चाइना ने इस पर थोड़ी नाराज़गी भी जाहिर की, तो उस शिप का आपको नाम बता रहा है। उस शिप पे इतने अच्छे और एडवांस सैटेलाइट सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम लगे हुए थे, सैटेलाइट्स वगैरह को, मिसाइल्स वगैरह को ट्रैक कर सकते थे। तो ये किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो सकती थी। अब वो भी शिप जो हमन टोटा में आ रहा था, वो कोई ट्रैकिंग ये क्या थोड़ी आ रहा था कि सैटेलाइट को ट्रैक करेंगे, ये ट्रैक करेंगे, वो भी किसी सिविल काम के लिए आ रहा था। बट आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है, उसमें कई चीज़ दिखाई जाती हैं और कई चीज़ होती हैं। असल में क्या होता है वो अलग होता है, और जो दिखाया जाता है वो अलग होता है। ठीक उसी का हिस्सा ये कि इंडिया कमांड मैरीटाइम फोर्स में शामिल है, US के शिप भी आ रहे हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इंटरनेशनली मुझे लगता है चाइना को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल एनडीए के उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुनाव में 710 वैध वोटों में से कितने वोट मिले? आपको ये पता ही होगा, श्री जगदीप धनखड़ जी जो पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर थे और एनडीए के उम्मीदवार थे, इन्होंने एक तो अपोजिशन के उम्मीदवार कौन है जिनको हराया है, आप उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। और आपको ये पता है कि उनको वोट कितने मिले। तो जगदीप धनखड़ जी ऑप्शन है 528, 529, 527, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 528। 528 टोटल वोट मिले 710 वैध वोटों में से। देखिए क्या होता है, इस टाइम इधर उधर लगने से या कई और कारणों से कई सारे वोट जो होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो 710 वैध वोटों से 528 वोट मिले। और इसमें इनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस तरीके से होता है, इसका पॉलिटी पे एक वीडियो बनाया जा चुका है, वो ऑलरेडी हमारे जो पॉलिटी सेक्शन है उसमें अवेलेबल, तो आप उसको देख सकते हैं।
क्वेश्चन 12, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज निकाय फीडे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये एक बहुत बड़ी खबर है, अभी इस साल हुआ है। एक तो क्या है, इंडिया का एक इंटरनेशनल चेस कंपटीशन चल रहा है। आपको बता रहे हैं वो इंडिया के किस राज्य में चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसके देख लेते हो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया। आप ऑप्शन है गैरी कास्परोविच, आर्काडी डोरकोविच, यानी आर्काडी डोरकोविच रशियन है शायद, विश्वनाथन आनंद ये इंडियन है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद शतरंज की दुनिया के बहुत महानतम प्लेयर रहे हैं, इंडिया के बेस्ट प्लेयर रहे हैं। इन्होंने इतने इंटरनेशनल अवार्ड जीते कि पूछे मत, रहते ही पेरिस में, खेलते इंडिया के लिए हैं। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी आप कहेंगे उपलब्धि है कि एक इंडियन को अब जो है क्रिकेट के अलावा भी दूसरे गेम्स में एक अच्छी पोजीशन मिल रही है। अध्यक्ष तो नहीं बने, लेकिन उपाध्यक्ष भी कोई कम पोजीशन नहीं है, आप इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हो गया, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था विस्तारित निधि सुविधा यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रदान करती है? इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी 1.5-2 महीने पहले न्यूज़ में था। अभी न्यूज़ में रहने के कारण मैं आपको बताऊंगा, पहले आंसर देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक है इसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है, आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। देखिए, ये एक्सटेंड फंड फैसिलिटी न्यूज़ में थी क्योंकि पाकिस्तान ने एक्चुअली इनसे लोन ले रखा है। पहले भी 2-3 महीने, 36 महीनों के लिए, शायद 39 महीनों के लिए लोन लिया था। ये 2-2.5 महीने पुरानी खबर है और अब वापस उसको लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। इंडिया से लड़ते लड़ते एक तरह से आप लोग समझें कि टेरर फंडिंग करते करते मुझे लगता है पाकिस्तान अब दिवालिया हो चुका है। और भी कई देश जैसे श्रीलंका तो दिवालिया हो ही चुका है। खैर, श्रीलंका तो ऐसे नहीं कह सकते कि दुश्मन देशों में था, मित्र देशों में ही था। हालांकि थोड़ा सा चाइना के प्रभाव में इंडिया चाइना और श्रीलंका की थोड़ी खटास बढ़ी, बट मुझे लगता है ओवर पीरियड वो वापस कम हो जाएगी। तो एक्सटेंड फंड फैसिलिटी कौन प्रदान करता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किस तारीख को सारनाथ के अशोक चिन्ह को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया? देखिए, अशोक चिन्ह आप जानते हैं, शेर के जो निशान है, वो अभी हाल फिलहाल में बहुत न्यूज़ में रहे थे क्योंकि जो नई पार्लियामेंट है उसके ऊपर अशोक स्तंभ जो लगाया गया है, वो ये कहा गया है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। वो पहले जो डिसेंसी थी और या आप कहते हैं जो गंभीरता थी अशोक स्तंभ की, वो ख़त्म कर दिए और इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ और काफ़ी न्यूज़ वगैरह में चला। इस कारण से इसके पूछे जाने की संभावना है। तो ये कब बना था? इसके डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट कई बार पहले पूछी भी जा चुकी है। देखिए, फ्लैग्स वगैरह की डेट और इनकी डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे देश के लिए मतलब परमानेंट सॉर्ट ऑफ थिंग है। तो इसका सही आंसर है, पहला ऑप्शन देखिए 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन 15, वैसे 16 क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित से कौन सी दवा कुष्ठ रोग के उपचार में प्रयोग की जाती है? इसके भी आपको मैं करंट अफेयर्स में होने की क्यों है ये न्यूज़ में बताऊंगा। पहले देख लेते ऑप्शन, क्लोफाजिमिन, मेफ्लोक्विन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है फर्स्ट, क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन असल में अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि इसका कारण ये है कि इसकी कमी हो गई है। ये बेसिकली 3 ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें क्लोफाजिमिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है और हाल फिलहाल में देखने में आया कि ये इंडिया में काफ़ी इसकी कमी हो गई है। तो इसके कारण चलिए, थैंक यू।